दोस्तों नमस्कार। 5 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इन 5 दिनों को लेकर हो सकता है आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल हों, लेकिन इस वक्त खुद से जुड़े सवालों को उठाने का बिल्कुल मौका नहीं है। यह वक्त देश के साथ एकजुटता के साथ और देश के अंदरूनी मसलों से दरकिनार होते हुए इस देश की सेना जो चाक चौबंद तरीके से भारत की सीमाओं पर मुस्तैद है और जम्मू कश्मीर पंजाब गुजरात तक जो परिस्थितियां बीते 5 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उभर कर सामने आई है, उसमें इस वक्त का मौका इस देश की एकजुटता के साथ खड़े होने का है, क्योंकि यह सवाल इस दौर में कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाते हुए एक संदेश समूची दुनिया में दे रहा है कि आतंकवादियों की जगह इस देश में होनी नहीं चाहिए, जो पड़ोसी देशों के जरिए भारत के भीतर आकर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। और जो पहलगाम में हुआ उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया। लेकिन पाकिस्तान की परिस्थितियों ने बीते 5 दिनों में जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ भी किया है और निशाने पर भारत के नागरिक प्रतिष्ठानों को लिया, अस्पतालों को लिया, स्कूलों को लिया और लगातार यह प्रयास जारी रखा कि यह भारत को उकसाते हुए युद्ध की दृष्टि में ले जाने की सोच है। दरअसल यह दौर इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के सामने इस वक्त बिल्कुल नई परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थिति करगिल युद्ध के वक्त नहीं थी, ऐसी परिस्थिति 1971 के वार के समय भी नहीं थी और 1965 के युद्ध के वक्त भी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में पाकिस्तान की हैसियत कहीं नहीं है। भारत इस दौर में दुनिया के सामने एक आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान के साथ जो भी परिस्थितियां हैं उसके बूते वह युद्ध भारत से लड़ नहीं सकता है, यह एक सच है। और पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अलग अलग जगहों पर मिसाइलें दागना, ड्रोन से हमले करना और सीमा पर जो उसका उकसावे का रुख है, वो बहुत साफ बतलाता है कि पाकिस्तान भारत के साथ उस परिस्थिति में युद्ध करने की स्थिति को लाना चाहता है जहां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे मदद मिले और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारे देशों को यह लगता है कि भारत अगर आर्थिक ताकत के तौर पर उभर गया तो शायद उनके लिए संकट होगा। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बड़ी हो रही है जिसमें अब भारत के सामने चुनौती ऑपरेशन सिंदूर के आगे निकलकर उन हमलों को खत्म करते हुए पाकिस्तान को बड़ा पाठ पढ़ाने की भी जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह संदेश देने की भी जरूरत है कि भारत पर अगर आंच कोई डालने की कोशिश करेगा तो भारत झुकेगा नहीं। शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है, हमने जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए किया क्योंकि एक वक्त अमेरिका की भूमिका बड़ी मायने रखती थी और वह मध्यस्थता नहीं बल्कि उसकी दिशा जो होती थी उस दिशा में चीजें हो जाती थी और भारत अमेरिका के नजदीक है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की भूमिका, यूनाइटेड नेशन के भीतर की परिस्थितियां, G20 या G7 को लेकर जो सोच है और उसमें हर कोई क्या अपने अपनी रास्ते और दुनिया के सामने जो एक ट्रेड वार की परिस्थिति पैदा हुई उसके ठीक समानांतर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति को देख रहा है। यह सवाल हमें लगता है आज समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज बहुत साफ था, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है जो पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने आज सुबह ही, यानी अमेरिका की सुबह,
भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की, अमेरिका के सेना प्रमुख से बातचीत की और एक संदेश बयान के जरिए जो दिया गया वो मैसेज बहुत बड़ा और बहुत साफ बतलाता है कि भारत इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनते ताने बाने को भी अपने अनुकूल खुद की ताकत से उसे करना और दिखाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने तौर पर युद्ध नहीं लड़ेगा और वह उस दिशा में बढ़ना चाहता है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मदद उसको मिलती चली जाए, जो आईएमएफ के जरिए हुआ है। आईएमएफ में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का होता है। तकरीबन जो भी डोनेशन पहुंचता है 17% डोनेशन अमेरिका का होता है और आईएमएफ ने 2.3 बिलियन डॉलर की मदद पर सहमति जता दी। भारत ने उस बैठक का बायकॉट किया, वो एब्सेंट हो गया। लेकिन जो 2.3 बिलियन डॉलर की मदद का जिक्र है उसमें तकरीबन 1 बिलियन डॉलर ये तुरंत मिलेगा पाकिस्तान को। हमारी टीम ने इस पर पहले समझने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान जिस तरीके से इस दौर में लगातार अटैक कर रहा है और सेना के जरिए जो जानकारी दी भी दिया रही है और आ भी रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक हकीकत समझनी होगी कि पाकिस्तान की अपनी आर्थिक मालिक हालत युद्ध लड़ने की बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तनाव और युद्ध की परिस्थितियों का वो लाभ उठाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तमाम संगठन और देशों को सोचना होगा। 2.3 बिलियन में से 1 बिलियन डॉलर का भुगतान तुरंत होगा, यानी 85,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को तुरंत मिलेंगे और बाकी 1.3 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को 2 बरस के भीतर मिलेंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ ने कई मौकों पर मदद की, खास तौर से 3 बरस पहले उसकी इकोनॉमी पूरी डूब गई थी। उसकी ग्रोथ रेट माइनस में थी, -0.2%, जो 2022-23 में थी। उसके बाद आईएमएफ ने उसको बेल आउट पैकेज दिया 3 बिलियन डॉलर का, यानी तकरीबन 25,661 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद 3 बिलियन डॉलर का एक और मदद दी, यानी इस परिस्थिति में जहां पर वह खुद को बेल आउट करे और उसमें 4 बिलियन डॉलर और जोड़ा गया, यानी 7 बिलियन डॉलर सितंबर 2024 में, यानी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए। उसके बाद अब ऐसी परिस्थिति में जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुले तौर पर इसकी जानकारी दी, पुख्ता सबूत रखे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए भारत के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता है, जिसका अंजाम पहलगाम के तौर पर नजर आया। तो यहां पर कई सवाल आपके जहन में हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हकीकत क्या है जो खास तौर से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद होते होते पहुंची यहां तक, जब पाकिस्तान ने कल हाई स्पीड मिसाइल के जरिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर, गुजरात के भुज में यहां पर एयरबेस पर हमला किया, जहां अस्पताल और स्कूल थे। यूक्रेन ड्रोन हो, यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वैन हो, लाइट कम्युनिकेशन हो, लड़ाकू विमान हो, भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के मद्देनजर है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और श्रीनगर से लेकर ढालिया तक 26 स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की। वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, बठिंडा स्टेशन उपकरण जहां पर रहते हैं और जहां पर अफसरों की मौजूदगी होती है वहां पर किया। सेना ने जानकारी दी कि सुबह 1:40 पर पंजाब के एयरबेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई और इन परिस्थितियों के भीतर सुबह रजौरी, फिरोजपुर, जालंधर में नागरिक ठिकानों पर भी अटैक किया गया। भारत ने हर तरीके से जो भी जवाब होता है खुलकर दिया, बचाव किया। टेक्निकल इंस्टॉलेशन जो वहां पर है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर जो पाकिस्तान के हैं, जो वहां के रडार साइट्स हैं, जो वहां पर हथियार के भंडार हैं, उस पर निशाना साधा। रफीदी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर, चुनिया जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हैं,
पसूर में जहां पर रडार सिस्टम है, सियालकोट में जो एविएशन बेस है, इन जगहों पर निशाना साधा गया। यह एक तस्वीर सेना के जरिए खुले तौर पर हर किसी को दी गई, बताया गया यह एक स्थिति है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों की दिशा में बढ़ा है और इसकी खुली जानकारी आज सेना के जरिए भी निकल कर आई। और यहां से यह सवाल बड़ा हुआ कि आखिर पाकिस्तान के उकसावे के पीछे की परिस्थितियां क्या है, यह समझने की जरूरत है। लेकिन पहले सुन लीजिए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। जिस तरीके के हमले हुए वो सारी तस्वीर सेना ने जारी भी की और खास तौर से पंजाब, राजस्थान और गुजरात, वहां पे जो भी मिसाइल थे, जो भी हथियार वहां पर डाले गए, उन सभी की तस्वीर और उस पर चिन्हित जो नंबर है वो पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए हथियारों का नंबर है। यह मैसेज भी बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आया। यानी पश्चिमी सीमा की तरफ, वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ पाकिस्तान अगर हमला कर रहा है तो वह चाहता है कि यह ऑपरेशन सिंदूर एस्केलेट करे, बढ़े, युद्ध की दिशा में बढ़े। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब समझने की जरूरत कहीं ज्यादा है कि क्यों इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली हुई है, जो पहले ना तो करगिल के वक्त, ना 1971 के वक्त या किसी भी युद्ध के वक्त रही होगी। शायद इसीलिए आतंकवादी हमलों के बाद जब भारत ने कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत बार बार इस बात का जिक्र करते रहा है कि पाकिस्तान की यह स्टेट पॉलिसी है। और आपको आज हमें लगता है 11 बरस पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली इस देश की और पहली बार वो यूनाइटेड नेशन गए थे, उस वक्त उन्होंने जो अपने भाषण में, पहले भाषण में बतौर प्राइम मिनिस्टर सितंबर 2014, उन्होंने कहा था कि गुड और बैड टेररिज्म का जिक्र होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस वक्त कहा था, आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें कुछ स्टेट्स की यह पॉलिसी है टेररिज्म के साथ खड़े होने की। हम उसे सुनाएं आपको, उससे पहले 2-3 चीज और समझ लीजिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात होती है। मार्को रूबियो यानी अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से भी बातचीत की और उन्होंने जो बयान जारी किया, अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी हुआ, उस बातचीत में था कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को आपस में सीधे बात करने के तरीके खोजने चाहिए ताकि तनाव कम हो और कोई गलतफहमी ना हो। उन्होंने पेशकश की अमेरिका भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत कराने में मदद कर सकता है। यह अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं जब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की।
और उन्होंने जो सेना प्रमुख पाकिस्तान के असीम मुनीर से जो बातचीत की, उसका भी बयान अमेरिका ने जारी किया और कहा कि उन्होंने बातचीत की और दोनों पक्षों से तनाव कम करने के रास्ते तलाशने की अपील की और भविष्य में टकराव से बचने के लिए बातचीत शुरू कराने में अमेरिका की ओर से मदद की पेशकश की। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया में एक्स पर जो कहा, हां हमारी बातचीत हुई और भारत का रुख हमेशा से संयमित और जिम्मेदार रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यह बातचीत की वो परिस्थिति है जो बतलाती है कि कल तक अमेरिका जिस दृष्टि से दो देशों के युद्ध और खास तौर से भारत के साथ उसके जो प्रगाढ़ संबंध है, जिसका जिक्र बीते दिनों स्पीकर, संसद के स्पीकर ने किया। हालांकि जेडी वेंस ने बहुत साफ तौर पर कहा, जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं, कि हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे। और अब विदेश मंत्री ने बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाने की सोची। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक क्षण फिर से दोबारा उन परिस्थिति को समझ लीजिए, सिर्फ जो बीते लगातार 5 दिनों से एक डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत दुनिया के सामने एक आर्थिक तौर पर समृद्ध देश है। वो समृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो सकता है बहुत सारे देश चाहते हो कि वो डिरेल हो जाए, क्योंकि भारत इस वक्त चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है। जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की शुरुआत हुई और इन्वेस्टमेंट की दिशा मुड़ी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर यह बात का जिक्र हुआ कि सब भारत में आएंगे, यानी भारत आर्थिक तौर पर एक ताकत के लिए किस तरीके की पहचान रखता है, यह आप सिर्फ ब्रिक्स से भी समझ सकते हैं। ब्रिक्स की ताकत और उसकी शुरुआत भारत के शामिल होने के साथ होती है। और जिस वक्त अमेरिका में चुनाव हो रहे थे 2024 के महीने में, चले जाइए सितंबर अक्टूबर के महीने में, उस वक्त ब्रिक्स की बैठक जब हो रही थी रूस में, और उस समय जब जिक्र हुआ था कि ब्रिक्स अपने व्यापार, आपसी व्यापार को लेकर एक करेंसी डेवलप करेगा, तो डॉलर को चुनौती ना मिले इसके लिए अमेरिका ने सबसे पहले चिताया, वह भी भारत को चिताया। और भारत ने इस पर खामोशी बरती और कहा कि उसकी मंशा और उसकी सोच कभी एक नई करेंसी की बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि डॉलर से अगर व्यापार दुनिया में बंद हो जाए तो अमेरिका की मुश्किल होगी। और चीन जानता है कि इस मौके पर अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खड़ा हो गया तो उसके लिए मुश्किल होगी। रशिया इस बात को जानता है कि भारत अगर अमेरिका के करीब खड़ा हो गया तो फिर जो संबंध हथियार और तेल तक को लेकर हैं वो शिफ्ट होंगे। ईरान भी इस बात को जानता समझता, और मिडिल ईस्ट के कई देश जो तुर्की ड्रोन इस्तेमाल किया गया उसे भी इसकी बात की जानकारी है कि भारत इस दौर में चुनौती चीन को ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक ताकत के तौर पर एक ऐसी उभरती हुई शक्ति है जो आने वाले दिनों में दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के तौर पर बन सकती है। तो क्या ये पूरी परिस्थिति को समझते हुए क्या पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर और उसकी अपनी अस्तित्व का सवाल एक ऐसी परिस्थिति से जुड़ गया जहां वो भारत को लगातार उकसा रहा है, और भारत के सामने इस उकसावे को लेकर चुनौती बहुत साफ है, जिसका जिक्र सेना कर रही है कि हम संयमित तरीके से हर चीज का जवाब देंगे और उकसावे की सोच को छोड़ दें। क्योंकि आज जगह जगह पर जिन जगहों पर मौजूदगी थी आज भारत के भीतर में, उसको अगर एक क्षण के लिए देखिए, हमारी टीम ने उन तमाम जगह से चीजों को परखा, समझा, बूझा और उसके बाद जानकारी दी कि जैसलमेर और पोखरण के इलाके में जहां मिसाइल दागी गई और मिसाल एक डेब्रिस के तौर पर वहां पड़ी हुई थी, जो जमीन पर थी, वो मिसाइल डेब्रिस जैसलमेर के वाडोरा गांव का जिक्र हो, वाडोरा गांव बाड़मेर के में मिसाइल पड़ी हुई दिखाई दी, जैसलमेर में दिखाई दी। ये परिस्थिति बतलाती है कि जम्मू कश्मीर से हटकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की दिशा में पाकिस्तान उकसावे की परिस्थिति को क्यों विकसित करना चाहता है, जरा इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए।
500 से 600 मीटर दूर इस गांव के सेंटर में इस खेत में आकर गिरता है। जबकि अगर अरे देख के आता हूँ। सर इसमें कहीं कुछ नाम लिखा हुआ है क्या? कुछ दिखा पाएंगे क्या? इसको जरा सर सीधा करेंगे, सीधा करिएगा, क्या नाम लिखा हुआ है इस पे? ये देखो, इसको ऐसे घुमाएंगे सर, ये उल्टा दिख। ये सब कुछ कल रात की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, जो राजस्थान गुजरात का इलाका है, जो पंजाब का इलाका है, सीमावर्ती इलाके हैं। भारत हर बात का जवाब संयमित तरीके से अभी तक दे रहा है। नागरिक ठिकानों को निशाने पर नहीं लिया गया है और सिर्फ जहां पर सेना की मौजूदगी है वह निशाने पर जरूर है। लेकिन इससे पहले यह भी समझने की अब जरूरत है कि पाकिस्तान को जो IMF की मदद मिली है $1 बिलियन यानी 8,551 करोड़ रुपए तुरंत पाकिस्तान को मिल गए, क्योंकि उसमें एक सोच होती है कि किसी भी देश को तत्काल मदद क्यों दी जाए। IMF की थ्योरी इस दिशा में जाती है और उसने दो अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, जिसमें $1 बिलियन यानी 8,551 करोड़ रुपए तत्काल दिए गए हैं और बाकी 1.3 बिलियन जो लगभग 28 महीनों में जिसका भुगतान होगा तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए। अब यहां पर सवाल है कि खुद अपने तौर पर पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसके पास हथियारों की मौजूदगी इस दौर में क्या IMF के इस लोन के जरिए आएगी? तो कोई भी कहेगा बिल्कुल आएगी, क्योंकि देश अगर लड़ाई में कूद चुका है और उसको अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय मदद को देने वाला ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया के 24 देशों के डायरेक्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन अमेरिका की तूती बोलती है क्योंकि उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा लगभग 17% वह देता है, वहां पर लगभग $118 बिलियन यानी $118 बिलियन IMF को डोनेट करता है अमेरिका हर बरस। तो क्या यह माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस साउथ एशिया के भीतर की परिस्थितियों के इर्द गिर्द भारत की बढ़ती हुई ताकत को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की परिस्थिति है? क्योंकि कई मौकों पर जो मदद हुई है, खास तौर से पिछले 2 बरस में सिर्फ पाकिस्तान को, उसको अगर बेल आउट करने की कोशिश, जिसका हमने जिक्र शुरू में किया आपसे, 25,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाते हैं जुलाई 2023 में। सितंबर में 7 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और इस परिस्थिति में एक बार फिर यह $2.3 बिलियन दिए गए और इसके बीच में जो पैसा अलग अलग, वो चाइना हो सकता है, वह अमेरिका हो सकता है, USAID के जरिए हो सकता है। और यह सारी परिस्थितियां बतलाती है कि जो पाकिस्तान लगभग $130 बिलियन के कर्ज में 2024 में डूबा हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते $140 बिलियन पार कर चुका है, यानी 12 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में वो डूबा हुआ देश है, जिसकी अपनी इकोनॉमी डामाडोल है। और उस वक्त, युद्ध के वक्त, अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद उसे मिल रही है और भारत ये सवाल को कोई आज से नहीं उठा रहा है, हमने आपसे जिक्र किया पहले, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले अपने यूनाइटेड नेशन के भाषण में सितंबर 2014 में क्या कहा था टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर, हमें लगता है सुनना चाहिए। आज भी कई देश आतंकवादियों को
अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच व यूनाइटेड नेशन में खुले तौर पर जिक्र किया था कि आतंकवाद को लेकर आप लोग गंभीर हो जाइए। लेकिन जब 11 बरस के बाद आप आज की परिस्थिति में खड़े हैं, तो एक क्षण के लिए बीते 4-5 दिनों में जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, उस परिस्थिति में भारत के भीतर कम से कम एक बड़ी भूमिका इस देश की उस टेक्नोलॉजी को संभाले हुए संस्थानों की भी है, जिसे शब्द तो मीडिया कहा जाता है, लेकिन उसकी बड़ी भूमिका है। यह अलग मसला है। आज की तारीख में जो भारत के मीडिया के भीतर बैठे हुए पत्रकारों का समूह है, उन्होंने ना तो करगिल वार को देखा, ना 1971 को देखा है। और युद्ध को लेकर रिपोर्टिंग भी कैसे की जाती है, बताया कैसे किस रूप में जाता है, यह भी शायद जानकारी उनके पास नहीं होगी, उसकी गंभीरता नहीं होगी। क्योंकि भारत का सैनिक जब सीमा पर युद्ध के वक्त तैनात हो, तो उन परिवारों के दिलों पर उस वक्त क्या बीत रही होती है, इसकी कल्पना स्टूडियो में बैठे हुए एंकर और भारत के भीतर जो संपादकों का समूह है, वह भी समझ नहीं पा रहा होगा। लेकिन हमने शुरू में कहा था, यह वक्त शायद देश के भीतर के सवालों को उठाने का नहीं है, और इसीलिए बीते 5 दिनों से हम आपके साथ नहीं जुड़े थे। उन सवालों के पीछे और उसकी तहकीकात करने की भी अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर कभी बात होगी इस पर, अभी उसको टेक्निकली ग्लिच मान लीजिए और उसी माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि यह परिस्थिति इस देश के भीतर देश की एकजुटता के साथ एक समझदारी भी चाहिए। क्योंकि जिस लिहाज से भारत के मीडिया ने जो जानकारी 2 रात पहले दी, और उसके बाद कल हकीकी तौर पर पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन जो दिखाई भारत की जमीन पर दे रहे थे, बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन को तो नेस्तानाबूद भारत की सेना ने कर दिया अपने टेक्नोलॉजी के सिस्टम के आश्रय, लेकिन जो दिखाई दिया उस तस्वीर को भी आपने देखा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर की परिस्थितियों को भी आप समझ लीजिए। भारत दुनिया के भीतर किस ताकत के तौर पर मौजूद है, और पाकिस्तान का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय मैप पे आपको कभी दिखाई नहीं देगा। और इसमें एक छोटा सा संदर्भ यह भी ले लीजिए कि युद्ध की परिस्थितियां युद्धरत देशों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर या तो पनाह देती है या तबाह कर देती है। यह कई मौकों पर सामने आया है। पिछले दिनों भी यह सामने आया जब दुनिया 2-3 युद्धों को लगातार देख समझ रही थी। शायद इसीलिए यह वक्त भारत की सेना के साथ खड़े होने का है, और जो सूचनाएं जानकारी के तौर पर इस देश के भीतर जाती है, उन सूचनाओं को लेकर उसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को समझने का है, और यह मैसेज कन्वे करने का है। क्योंकि सवाल सिर्फ सीमा पार के अब आतंकवाद भर का नहीं है। जिस देश की यह स्टेट पॉलिसी है, उस देश की स्टेट पॉलिसी के आश्रय दुनिया के कई देश हो सकता है ताक में भी हो। और शायद इसीलिए हमने शुरू में ही कहा आपसे, यह करगिल का वक्त नहीं है, 1971 का वक्त नहीं है। इस दौर में ध्यान दीजिए, कोई ऐसी ताकत भी मौजूद नहीं है जो खुले तौर पर यह कहने की सोच रखती हो कि हां, पाकिस्तान खबरदार, आप युद्ध की दिशा में बिल्कुल नहीं बढ़े, बर्बाद कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह आवाज नहीं आएगी। यह आवाज भारत की ताकत के साथ उभरेगी, और वही भारत की एकजुटता का पैमाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।